हेलो स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में बेटा हम आपका गद्य खंड से क्षितिज बुक का प्रेमचंद के फटे जूते पाठ पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। पाठ को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी हरिशंकर परसाई जी के विषय में चर्चा करेंगे। तो लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। हरिशंकर परसाई का अगर मैं कहूँ तो थोड़ा रिमाइंड करवाएं आपने 8th स्टैंडर्ड के अंदर इनका एक लेख पढ़ा है, बस की यात्रा। बस की यात्रा भी इनका व्यंग्य लेख ही है। और हरिशंकर परसाई जो है हिंदी व्यंग्य लेखों में सबसे पहले इनका नाम लिया जाता है, उनमें ये सबसे अग्रणी है, क्योंकि इनके जो व्यंग्य लेख हैं वो सबसे हटकर हैं, सबसे बढ़िया है, समाज की वास्तविकता को दर्शाते हैं। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी जो ये विषय हैं, इन पर इनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है कि एक साहित्य के माध्यम से हम समाज को कैसे आईना दिखाएं। ऐसे विषयों पर इन्होंने व्यंग्य लेख लिखे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार है, चाहे दिखावा है, चाहे वो अंतर्विरोध है अपने आप से, और चाहे वो बेईमानी या रिश्वतखोरी जिसको कह सकते हैं, उन विषयों पर इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना भी पैदा करता है कि समाज में हमें परिवर्तन की आवश्यकता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। बेटा देखो, हास्य लेख होता है जिसको पढ़ने से हमें हंसी आए। अब लेखक का ये अपना तरीका है अपनी रचना को प्रस्तुत करने का, वो व्यंग्य भी लिख रहा है। व्यंग्य यानी आपका टिप्पणी, कटाक्ष जिसको कहें, किसी विषय विशेष पर जो समाज में हम बुराई देखते हैं उस पर, और वो हंसी के माध्यम से उसको कहना, क्योंकि लेख में कहीं ना कहीं थोड़ी हंसी भी दिलवा रहे हैं लेखक, तो उसके माध्यम से अपनी बात को इन्होंने रखा है कि समाज में हम किस तरह परिवर्तन ला सकते हैं। चाहे वो फिर सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण भी किया है, यानी एक शुद्ध लाई है उनके लेखों ने। साहित्य के अंदर जो व्यंग्य साहित्य लिखे गए हैं उनमें सामाजिक हो, फिर वो राजनीतिक हो, फिर धार्मिक पाखंड हो, यानी दिखावा हो, किसी भी तरह का समाज में दिखावा जब वो देखते हैं तो उनके ऊपर इनकी जो व्यंग्य रचना है वो कहीं ना कहीं शुद्धता का प्रतीक है कि ये गलत है, समाज में इस तरह की विषय नहीं होने चाहिए, जो बुराई का प्रतीक है। परसाई जी की जो भाषा शैली है वो आम बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग करते हैं रचना में, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मार्ग क्षमता बढ़ जाती है। बेटा अनूठा यानी सबसे हटकर ये प्रयोग करते हैं संरचना की दृष्टि से भाषा के अंदर, और इनके शब्द जो हैं वो एक तरह से मारने की क्षमता को, यानी वो शब्द हैं वो कठोर व्यंग्य करते हैं, तीखा व्यंग्य करते हैं, और वो शब्द ही उनके बोलते हैं कि क्या परिवर्तन होना चाहिए, किस तरह समाज में दिखावा है या मौका प्रस्ती है, इस तरह की जो देखते हैं समाज में भावनाएं, तो उनके शब्द ही इस चीज़ को बयां कर देते हैं। आज जो हम ये पाठ पढ़ेंगे प्रेमचंद के फटे जूते, ये आपका है तो व्यंग्य लेख बेटा, पर ये विधा की दृष्टि से कहीं साहित्य की विधा की जो है वो निबंध है, निबंध शैली में लिखा गया है, और ये व्यंग्य लेख है। परसाई जी ने यहाँ पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर यहाँ पर व्यंग्य किया है कि लोग किस तरह दिखावे के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। वो अपनी मन की जो बातें हैं या अपनी जो आत्मसम्मान की बातें हैं उसको वो दबा देते हैं, और समाज के आगे वो नतमस्तक हो जाते हैं, अपनी मन की बात नहीं सुनते, यानी दिखावे के लिए लोग कुर्बान होते जा रहे हैं, चाहे उसके लिए उसको अपने ज़मीर को गिरवी रखना क्यों ना पड़े। अवसरवादिता यानी मौका प्रस्ती, कि मौका देखा उस तरह लोग दिखावा करते हैं और अपने स्वार्थ भी सिद्ध करते हैं। यहाँ पर प्रेमचंद जो है उनके विषय में रचना लिखी गई है। देखो, प्रेमचंद खुद एक लेखक रहे हैं। आपने इनकी फर्स्ट रचना पढ़ी थी दो बैलों की कथा, और इनको ये अपना गुरु माने, अपना साहित्य व्यंग्य रचना में इनको अपना कहें सबसे नेतृत्व करने वाला कह सकते हैं, गुरु भी कह सकते हैं, साहित्य में ये इनके मार्गदर्शक भी कह सकते हैं, मानते हैं हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद को। और उन्हीं की जब एक फ़ोटो देखते हैं जिसमें
उनकी पैर के जो है जूते फटे हुए हैं, एक पैर का जूता बाएं पैर का, और उसमें उंगली भी नज़र आ रही है। आप फोटो में भी देखें, ऊपर दिखा रखा है प्रेमचंद के जूते ही दिखा रखे हैं इस फोटो में। हालांकि फोटो तो पूरी है, पर हरिशंकर जी ने केवल यहाँ पर व्यंग लेख एक प्रेमचंद जी के जूतों के माध्यम से ही किया है, और प्रेमचंद की किस तरह की विचारधारा है उसको भी यहाँ दर्शाया है जूते के द्वारा, कि वो फटे जूते पहन के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और आज के समाज में आप अगर फ़ोटो करवाने लगे तो आप अगर फटे जूते में कोई भी करवाना पसंद नहीं करेगा, तो वो क्या है, दिखावे की प्रवृत्ति। और उसी के माध्यम से लेखक ने ये व्यंग लेख लिखा है प्रेमचंद के माध्यम से, जो दिखावे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते प्रेमचंद जी, जो जैसे हैं वैसा ही दिखना चाहते हैं। तो मैं पाठ प्रारंभ कर रही हूँ। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। हरिशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं, चित्र को देखकर पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हुए। अगर इनके व्यक्तित्व की विशेषताएं कहें, क्वेश्चन बनेगा प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं लेखक के अनुसार, तो यहीं से ये लिखी जा सकती है लाइनें। हम उनका किस तरह की कनपट्टी चिपकी हुई है, आपने फर्स्ट लेसन में भी इनका फोटो देखा होगा। इसी तरह की इनकी ये जो एक चित्र उभर कर आ रहा है। गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मुछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं कि प्रेमचंद जी की मुच्छों से उनका चेहरा थोड़ा भरा भरा लग रहा है। हालांकि वो दुबले पतले हड्डियां नजर आ रही हैं। जो ये फोटो है उस फोटो को एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा, कौन, हरिशंकर प्रसाद जी। ये पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, सर पर टोपी है, धोती पहन रखी है, जो भी सामने उनको नजर आ रहा है उस फोटो में उनके, वो बता रहे हैं। और पैरों में क्या है, पैरों में यानी पाँव में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हुए हैं। बंद यानी जिनको बोल देते हैं हम फीते, लेस, वो बेतरीके से बेढंग तरीके से बांधे हुए हैं, यानी जूते काफ़ी पुराने हो चुके हैं। और कैनवस के हैं, जैसे बॉल बनी होती है आपकी इसकी क्रिकेट की, कैनवस उसी तरह के जूते होते हैं कैनवस के, जिनमें दरारें सी पड़ जाती, पुराने से पड़ रहे हैं काफ़ी। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है, जिसमें से आप लेस डालते हो, जो गोल गोल होती हैं, वो निकल गई है, यानी बेतरतीब से बांधते हैं रोज़ रूटीन में। जूतों की हालत बड़ी ख़राब है। और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, क्योंकि जिस गोल में से हम लेस डालते हैं, फिता डालते हैं, वो निकल चुकी है, अब उसमें से निकालने में उनको दिक्कत भी होती है फिते को निकालते हुए। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं, यानी जैसा बंद गया वैसा ठीक है, दिखावे को पसंद ही नहीं करते प्रेमचंद जी। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है। यानी एक पैर का जूता तो ठीक है, पर बाएं पैर का देखो, ध्यान कर लेना, यहाँ पर क्वेश्चन भी बनेगा कि दाएं का तो ठीक है, बाएं का फटा हुआ है जिसमें छेद हो रहा है, जिसमें से उंगली बाहर दिखाई दे रही है। ये भी पूछ लेते हैं भाई, बाएं बाएं पैर के जूते में क्या दिखाई दे रहा है, उंगली या अंगूठा, तो अंगुली दिखाई दे रही है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई, किसकी, लेखक की। सोचता हूँ फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। यानी आदमी अगर समाज में आज हम देखें तो फोटो खिंचवाने के लिए वो ठीक ठाक पोज लेगा, कपड़े देखेगा, जूते देखेगा। तो हरिशंकर प्रसाद जी यहाँ पर अपने आप से ही प्रश्न कर रहे हैं, अगर फोटो में ही ऐसे हैं तो वास्तव में किस तरह के कपड़े पहनते होंगे, यानी किस तरह के इनका जीवन रहा है। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यानी पोशाक यानी कपड़े, ड्रेस जिसको बोलते हो। यानी ये अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर भी उसका दे रहे हैं कि फ़ोटो की ये है तो घर में पहनने की, वैसे इनकी फोटो कपड़े कैसे होंगे। फिर उसी का जवाब दे रहे हैं कि पोशाक बदलने का गुण है ही नहीं, यानी जैसी थी कपड़े पहने थे उसमें उन्होंने फ़ोटो करवा ली, ऐसा नहीं कि स्पेशल ड्रेस थी उनकी। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है, यानी वो वास्तविकता में जीना पसंद करते हैं प्रेमचंद जी, और उसके लिए उन्होंने कपड़े या जूते बदलना जरूरी नहीं समझा होगा। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। अब मेरे साहित्यिक पुरखे यानी मेरे साहित्य में अगर कहें पूर्वज, मेरे बड़े, प्रेमचंद जी को कह रहे हैं प्रसाद जी। अगर आपको पता नहीं, मैं चेहरे की देखता हूँ तो लगता ही नहीं, क्या मालूम होता है ये कि उंगली बाहर दिख रही है, आपके मुंह पे वो जो है ना भाव नजर ही नहीं आ रहे। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है कि आपका जूता फटा हुआ, आपको थोड़ा संकोच उलझ जाए या झेप, वो तो मुझे नजर ही नहीं आ रही। यानी वो क्वेश्चन कर रहा है वहाँ पर उस फोटो को देखकर प्रसाद जी। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है।
पहले के लोग बेटा धोती पहनते थे और प्रेमचंद जी ने धोती पहनी हुई थी, तो अगर वो चाहते तो उसके ऊपर धोती से उस फटे जूते को ढक सकते थे। और उसमें धोती को देखकर यानी उस पूरे फोटो को देखकर प्रसाद जी पूरे इसमें पाठ के अंदर प्रेमचंद जी से एक तरह से मानो सीधे ही प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं और बता भी रहे हैं साथ साथ, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। यानी देखो कोई भी फोटो क्लिक करवाता है तो फोटोग्राफर बोल ही देता है स्माइल प्लीज, तो आपने कोशिश भी की होगी पर आपके चेहरे पर वो लज्जा या संकोच वाला भाव नहीं है, आप एक अलग ही विश्वास आपके चेहरे पर झलक रहा है। यानी आपने शर्म महसूस नहीं की फटे जूते के लिए, एक वास्तविकता में रहने वाले आप धरातल पर रहने वाले इंसान हो। तो कह रहे आपने कोशिश भी की होगी, तो दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। बेटा इंग्लिश के वर्ड्स आपके काफ़ी आ रहे हैं, थैंक यू आ रहा है, देखो फोटोग्राफर आ रहा है, फोटो आ रहा है, इस तरह के आपके अंग्रेजी इंग्लिश के शब्द हैं और उर्दू के शब्द प्रयोग कर रहे हैं लेखक। कह रहे हैं आपने कोशिश तो की पर आपके चेहरे पर जो भाव है वो एक दर्द का है, यानी अंदर जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ सहन की हैं, तो मुस्कान बड़ी कोशिश से की, बाहर करने की आपने दिखाने की कोशिश की पर फोटो से पहले शायद क्लिक हो गया। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है, यानी आपकी जो मुस्कान है वो भी अधूरी रह गई, फोटो पहले ही क्लिक हो गया और वो आपकी मुस्कुराहट के अंदर जो थोड़ा बहुत भी आप मुस्कुराए हो उसमें भी एक उपहास है, एक हंसी है, एक व्यंग है। व्यंग यानी एक टिप्पणी है, कटाक्ष है, भाई मैं जैसी परिस्थिति है मैं उसी में खुश हूँ, मुझे दिखावा पसंद है ही नहीं, जैसे हूँ मैं वैसा ही दिखना चाहता हूँ, मुझे इसमें कुछ शर्म लज्जा महसूस नहीं हो रही। मानो ये आपका चित्र आपकी वेशभूषा में बता रहा है। तो आपका आगे देखे बेटा अगले पेज पर, यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। अब लेखक ने एक और बात उनके अंदर नजर आई कि ये तो मानो अपने आप में खुश नहीं है, ये उन लोगों के ऊपर भी हंस रहा है जो दिखावा करते हैं। तो कह रहे खुद तो फोटो फटे जूते में खिंचवा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है, मानो दूसरे जो लोग दिखावा करते हैं उनके ऊपर एक तरह से व्यंग मुस्कान है उनकी, एक जो हंसी हल्की सी नजर आई उनके चेहरे पर वो उन लोगों के ऊपर मानो व्यंग है जो दिखावा पसंद करते हैं। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। देखो परसाई जी अपने आप को स्वयं प्रेमचंद जी से छोटा मान रहे हैं, कह रहे हैं वो जो कर रहे हैं शायद मैं नहीं कर सकता कभी, इसलिए एक तरह से फोटो को देख कर कह रहे हैं कि फोटो ही अगर उनको करवाना था तो मांग लेते ना जूते किसी दूसरे के, फोटो नहीं खिंचाने से क्या बिगड़ता था। अब या तो फिर फोटो ही मत करवाओ, क्या जरूरी थोड़ी था, शायद पत्नी का आग्रह रहा और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे, क्योंकि उस जमाने में बेटा फोटो ही बहुत जीवन भर में 2-4 होते थे, किसी के बहुत जरूरी होते तभी फोटो होते थे। आज का जो टाइम देखे आप, मिनटों में कितनी फोटो क्लिक हो जाती हैं, तो वो उस जमाने की बात है। कह रहे हैं आप शायद करवाना भी नहीं चाहते थे पर पत्नी का मन होगा और उनके कहने से आप फोटो करवाने बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूते न हो, यानी बड़ा दुख का विषय है ऐसा कि आदमी फ़ोटो करवाए और उसके लिए जूते भी उसके पास न हो। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। यानी देखो बेटा वास्तविकता इतनी कठिन है, आदमी के पास कितनी कठिन परिस्थितियाँ हैं कि उसको जो है हालात की वो जूते खरीद ही नहीं सकता। और लेखक कह रहे हैं मैं उस दुख को महसूस कर सकता हूँ और उस दर्द को महसूस करके मैं जी कर रहा है कि मैं रो पड़ूँ। कि आपके हालात ऐसे हैं कि आपकी वेशभूषा ऐसी सरल है जो बुरी हालत में है, जूते फटे हुए हैं, फ़ोटो खिंचवाने के लिए फ़ोटो आपके पास जूते नहीं है या पैसे नहीं उसके लिए, तो उस दर्द को उस पीड़ा को लेखक महसूस कर रहे हैं। मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। यानी तुम्हारी आंखों में बड़ा चमक है, दर्द छुपा हुआ है पर उसमें एक व्यंग है, कोई बात नहीं मैं जैसा हूँ वैसा ही अच्छा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो मुझे रोने से वो चीज़ें रोक देती है, आपके चेहरे का जो भाव है आंखों का
तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। अब लेखक ने फिर एक नई बात कह दी उनको लेकर कि समाज के लिए बेटा बातें, कभी कह रहे जूते मांग लेते, कभी कह रहे उसमें खुश हो आप, हंसने की भी कोशिश की, दर्द छिपा हुआ है, जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। यानी वो उसमें कल्पना के आधार पर तो नहीं कह सकते, क्योंकि प्रेमचंद जी के वो काफ़ी करीब रहे, उनकी स्थितियाँ वो जानते थे, क्योंकि इन परिस्थिति में पले बढ़े और जीवन काट रहे थे, जी रहे थे। तो इसलिए बार बार वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। कह रहे तुम तो फोटो का महत्व ही नहीं समझते, और तो समझते तो जूते ही ना ले लेते, किसी और के ले लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं। यहाँ पर एक हंसी व्यंग है बेटा। जैसे आज समाज में देखें कई बार ऐसा होता है, किसी के पास कपड़े नहीं हो तो किसी और का मांग लेते हैं, या जैसे शादी हो रही है तो उसमें कोट आप चाहिए वैसे ले ले, किराए पर ले ले, या किसी का अच्छा होता है तो लोग ले लेते हैं। और आपने फ़ोटो के लिए नहीं ली, यानी वो शादी के लिए भी मांग लेता है, तुम अपने वैसे उसके लिए नहीं मांग रहे हो। और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं, यानी दूसरे की गाड़ी से वो बारात लेके चले जाते हैं। उस ज़माने की बात थी। आजकल तो लोगों के पास पैसा भी खूब है और गाड़ियाँ भी खूब है। तो पहले उधारी से काम कर लेते थे, दूसरे की गाड़ी है तो उसकी ले ली, बारात ले गए। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। यहाँ भी व्यंग है, देखिए आप, बस यही हो गया आपको कि फ़ोटो करवा रहे हैं और बीवी नहीं है तो किसी और की कैसे मांगी। इन जैसे आम समाज में हम देखते हैं, कोई देवर है तो भाभी कह रहे मैं अकेला खिंचा रहा हूँ, भाभी आप मेरे साथ करवा लीजिए, इस तरह की बातें हम देखते हैं। और तुमसे जूते भी मांगते नहीं बनते, यानी आप फ़ोटो करवाने के लिए जूते भी नहीं मांगे, लोग बीवियाँ मांग लेते हैं एक तरह से। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। यानी लोग आदमी ऐसे दिखावे करते हैं कि फ़ोटो में हालांकि खुशबू नहीं आती है, पर ये एक व्यंग है कि मानो आदमी की ये सोच बन चुकी है, भाई मैं अच्छे से सूटेड बूटेड और परफ्यूम वगैरह मार की तर, हिंदी का वर्ड है जिसको इंग्लिश में आप परफ्यूम बोलते हो, तो उसको लगाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। और फ़ोटो में खुशबू थोड़ी आने वाली है, पर ये दिखावा पसंद लोगों की थिंकिंग है, उसी को लेखक बताने की कोशिश कर रहे हैं। टोपी 8 आने में मिल जाती है, जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। देखो आज महंगाई बड़ी ज़्यादा है बेटा। 8 आने में यहाँ पर 5-10 हज़ार तक के जूते और भी महंगे आ जाए, 2-10-20 हज़ार के भी आ जाए, सिंपल 1,000-2,000 के भी आ जाए। तो उसकी बात है, उस ज़माने में इतनी महंगाई नहीं थी। 8 आने यानी 50 पैसे में मिल जाती थी टोपी। और जूते उस ज़माने में यानी टोपी से तो कीमती रहा है। आज भी कहें जूता 2,000 का आ रहा है, आपकी वो टोपी है वो कितने आएगी, 100-200-500 तक आ जाएगी, यानी उससे कीमत कम ही है टोपी की। तो ये एक कटाक्ष से ध्यान से सुने आप, क्या मिलते होंगे। यानी अगर टोपी 8 आने की आती थी, जूते भी उस ज़माने में 5 रुपये के तो आए होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, यानी महंगा रहा है, बेसिक से उसको पाँव में पहने। और टोपी हम सर पे पहनते हैं। अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है, एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती है। यानी महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि जूता अब तो और भी ज़्यादा महंगा आता है। चाहे बेटा महंगा आता हो, पहनेंगे पैर में, जो आपकी टोपी है कम के आए पर वो हमेशा सर पर पहनेंगे, जो इज्जत का प्रतीक बन जाते हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे, यानी आपके लिए जूते काफ़ी महंगे थे और वो आप बैलेंस आपका नहीं बन पाया अनुपातिक मूल्य का, और आपने फटे जूते ही पहन लिए, खरीदना जरूरी नहीं समझा। यह विडंबना मुझे इतना तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। ये यानी दुख का जो विषय है, मुझे आज ज़्यादा महसूस हो रहा है आपकी फ़ोटो देखकर। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ तो महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते हो। यहाँ पर छोटे क्वेश्चन भी करे तो हरिशंकर प्रसाद जी ने प्रेमचंद जी को कैसा कहा गया, उनकी कौन से गुणों का वर्णन किया, वो किस तरह का उनको बता रहे हैं। तो ये आपका महान कथाकार यानी महान अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखने। वैसे भी इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है, कलम का सिपाही भी कह देते हैं, और युग प्रवर्तक यानी समय को बदलने वाले एक तरह से प्रेमचंद जी को कहा जाता है। मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है, यानी आप इतनी आपके अंदर है, आपकी कलम के अंदर ताकत, आपको अनेकों नाम दिए गए हैं, फिर भी आपने फटे जूते पहन रखे, यानी आपकी एक पहचान है। आपने सोचा नहीं लोग क्या कहेंगे। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। अब लेखक देखो तुलना की है उसने अपने जूते की और प्रेमचंद जी के जूते की। अपने की हालत क्या है वो सुने आप ध्यान से। प्रेमचंद जी का ऊपर से फटा हुआ है, उंगली नजर आ रही है,
जबकि अपने बारे में बता रहे हैं, कह रहे यूं ऊपर से अच्छा है दिखता है, ऊपर से कुछ नहीं नजर नहीं आता। क्या से आता है, देखो अंगुली बाहर नहीं निकलती है, मेरा जूता ऊपर से ठीक है, उंगली भी नहीं दिखती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है, यानी नीचे के जो जमीन में टिकता है वो हिस्सा अंगूठे के पास से फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है, क्योंकि नीचे से अगर जूता फटा हुआ है, कोई कांटा चुभ जाए, कीचड़ पत्थर कुछ भी चुभ सकता है, कांच वगैरह, तो उससे चोट उसको लग ही जाती है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी, तुम्हारी उंगली दिखती है, पर पाँव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजे नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। ये अंतिम पंक्ति पर तो क्वेश्चन है भाई, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। यानी लेखक ने देखो अपने उसके बारे में बताया, मेरा जूता ऊपर से तो ठीक है पर नीचे से फट रहा है, जिससे मुझे काफ़ी तकलीफ सहनी पड़ती है, कई बार खून भी आ जाता है। यानी लेखक बता रहा है कि मैं दिखावा पसंद आदमी हूँ, ऊपर से किसी को नहीं दिखा रहा, सॉरी ऊपर से तो फटा हुआ नहीं है, नीचे से बेशक से फटा, लोगों को क्या पता लगता है, चाहे उसके लिए वो अपने आप चोट महसूस करते हैं, खून भी आते हैं, तो वो अपनी चिंता नहीं कर रहा, वो समाज की चिंता कर रहा है कि उनको तो पता ही नहीं है, यानी वो दिखावा कर रहा है। लेखक ये बताने की कोशिश कर रहा है, जबकि प्रेमचंद जी का जो जूता है नीचे से बिल्कुल ठीक है, ऊपर से फट रहा है, लोग कहे तो कहे, कह रहे मेरे पैर को कोई चोट ही नहीं लग रही तो कोई बात नहीं। तो प्रेमचंद जी दिखावा पसंद नहीं है, जबकि हरिशंकर जी इस चीज़ को स्वीकार करता है कि मैं तो दिखावे दिखावे वाला हो गया, चाहे उसके लिए मुझे चोट भी सहनी पड़ रही है। और एक तुम हो कि फटा जूता बड़ी ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता, फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह की नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई मेरी जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। अब लेखक अपने माध्यम से इस चीज़ को बता रहा है कि आप तो खुश हो रहे हो बड़े ठाठ से, बड़े चाव से आपने पहना फटा जूता, मैं नहीं कर सकता ऐसे, चाहे मुझे फ़ोटो ही ना करवानी पड़े, क्योंकि जीवनी भी कह रहा है जीवनी के लिए फ़ोटो चाहिए भी आगे, जैसे आपके लेसन में हर जगह लेखक परिचय दे रखा है तो वहाँ पर फ़ोटो लगा रखी है, तो करे चाहे बगैर फ़ोटो के मेरी जीवनी छप जाए, पर मैं फटे जूते में नहीं खिंचवाऊँगा। यानी उसको समाज का भय बता रहा है अपने आप माध्यम से कि लोग पता नहीं क्या बातें बनाए, वो आम आदमी में हर एक में हो सकते हैं, आप में हम में, तो वो प्रेमचंद जी हिम्मत दिखा रहे हैं कि चाहे लोग कुछ भी कहे, मैं वास्तविकता को स्वीकार करता हूँ। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है, यानी मेरे हौसले पस्त, यानी मेरे हौसले तोड़ देती है, हरा देती है कि मैं दिखा पसंद हूँ और आप हो वास्तविकता में रहने वाले इंसान, और उसमें भी आपको सो मुस्कान आपकी नज़र आ रही है, उस चीज़ को बयां करती है कि मैं आपके आगे हार गया, कि मैं आपकी तरह नहीं बन सकता। अब यहाँ पर उसकी मुस्कान की भी तुलना कवि ने लेखक ने कर दी, हरिशंकर प्रसाद जी ने पूछ भी रहा है कि कौन सी मुस्कान है ये, क्या होरी का गोदान हो गया है, यानी अब ये होरी का गोदान, गोदान स्वयं प्रेमचंद जी की रचना, ये रचनाओं से तुलना कर दी उनके कैरेक्टर से, प्रेमचंद जी की रचना के जो चरित्र रहे हैं, पात्र रहे हैं, उनसे ही प्रेमचंद जी की तुलना कर रहे हैं, क्या होरी का गोदान हो गया, यानी होरी जो है एक पात्र का नाम है, जो गोदान उपन्यास प्रेम जी द्वारा लिखित है, कि आप होरी की तरह हो गए, क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई। ये पूस की रात जो है बेटा, ये भी प्रेमचंद जी की रचना है, ऐसे ही गोदान थी उनका उपन्यास। यहाँ पर सुजान भक्त है, यहाँ पर कफन, तो ये आप इनकी रचना है, उन्हीं की रचनाओं में, और उन्हीं को प्रतीत करते हुए बता रहे हैं लेखक कि आप होरी बन गए, या पुस की रात में जो उनका रचना है उसमें नील गाय जो हल्कू का खेत चर गई थी, हल्कू एक किसान है, तो वो परिस्थितियाँ रही आपके सामने। क्या सुजान भक्त का लड़का मर गया, अब सुजान भक्त जो है ये भी इनकी एक रचना ही है, और उसमें उन एक कैरेक्टर का भी नाम है, उसमें मर जाता है उनका लड़का, क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। अब डॉक्टर को बुलाने गए थे तो वहाँ पर वो क्लब में खेल रहे थे कुछ ना कुछ, और वो नहीं आए, और उसके इंतज़ार में सुजान का लड़का मर जाता है। तो उसी से तुलना, क्या आप सुजान भक्त का लड़का मर गया है तो आप इस तरह से व्यंग मुस्कान कर रहे हो। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब भी पी गया, तो ये कफन भी इनकी रचना है, उसमें माधो जो कैरेक्टर है अपनी पत्नी के लिए जो कफन के पैसे थे उसकी शराब पी जाता है। वही मुस्कान मालूम होती, यानी वो ऐसी कठिन परिस्थितियों में खुश थे, हो रही है चाहे आपका हल्कू है या सुजान भक्त,
या फिर माधो है, वो उसी की तरह आपके अंदर भी वास्तविकता में जीते हुए उसी मुस्कान के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक, यानी अब मेरी जनता के लेखक प्रेमचंद जी को कह रहे हैं, यानी मेरी जनता के प्यारे लेखक, आप बताइए ये जूता फटा कैसे। अब उसमें रीजन भी पूछने लग गया, उस फोटो से ही प्रेमचंद जी से प्रश्न कर रहे हैं मानो। क्या बहुत चक्कर काटते रहे होंगे, यानी चक्कर ज़्यादा काटे इसलिए फटा। वो चक्कर कहाँ काटे, क्या बनिए के तगादे में से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे होंगे। यानी बनिए के पैसे देने थे और जल्दबाजी तगादे, हाल उसका बिगड़ा रूप प्रयोग रखा तद्भव कह सकते हैं, या देशज भी कह सकते हैं इसको, तो कि उसका रूप कि तगादे जल्दबाजी में आपने कई चक्कर लगाए और उस पैदल चलने से शायद जूता फट गया। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है। अब फिर अपने आप ही जवाब दे दिया कि चक्कर बेशक से लगाए हो, पर चक्कर लगाने से नीचे से घिसेगा, फटेगा नहीं। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा आवत जात पहनिया घिस गई, बिसर गए हरि नाम। अब यहाँ पर बेटा कुंभन दास जी जो नाम आया है वो एक कवि हुए हैं। कब हुए हैं, अकबर राजा जो मुगल सम्राट, आपने नाम पढ़ा होगा एसएस के अंदर, तो उस वक्त हुए हैं। उसी की चर्चा कर दी कि कुंभन दास जी जो थे फतेहपुर सीकरी जो अकबर के द्वारा बसाई गई थी, इसके अंदर पड़ती है आगरा के अंदर, तो वहाँ आने जाने में उनका जूता घिस गया। उनको सम्मानित, उनकी रचनाओं के लिए उनको सम्मानित करने के लिए बुलाया था कुंभन दास कवि को, और आने जाने में काफ़ी दूरी में उनका जूता घिस गया था। और उन्होंने महसूस किया कुंभन दास जी ने कि ऐसे इनाम का मैं क्या करूं। उन्हीं की पंक्तियां लिख रहा कि आवत जात पहनिया घिस गई, कि आने जाने में पहनिया होते जूते, मेरे जूते घिस गए। बिसर गए हो हरि नाम, बिसरना यानी भूल गए, मैं भगवान का नाम भी लेना भूल गया। कोई सम्मान लेने वहाँ गया था मैं, मेरा सम्मान होना था उनके दरबार के अंदर, पर आने जाने में तो मेरा जूता भी घुस गया, भगवान को भी मैं याद करना भूल गया। तो ऐसे मैं इनाम का करूँगा क्या। तो उसका भी यहाँ पर जिक्र कर दिया, जूते की वजह से किया है कि हरिशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं प्रेमचंद जी का जूता घिस गया है, घिसा भी नहीं है, सॉरी फट गया है। तो घसा तो किसका था, कुंभन दास का, क्योंकि वो काफ़ी दूरी तय करके गए थे फतेहपुर सीकरी तक, और फिर भी उनको वो चीज़ पसंद नहीं आई कि क्या करूं, मेरे जूते घिस गए, भगवान को मैं भूल गया, ऐसे सम्मान का मैं करूंगा क्या। तो ये माध्यम है उनका बात बताने का। प्रेमचंद जी का ये बात बताने का एक तरीका है। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबे परे सलाम। ये भी कुंभन दास जी की पंक्तियां हैं कि अगर ऐसे जो है सम्मान से दुख मिलता है, दुख उपजता है यानी पैदा होता है, तिनको करबो परे सलाम, कि ऐसी चीज़ों को तो दूर से ही सलाम कर लेना चाहिए, क्या फ़ायदा आने जाने से अगर नुकसान ही हो रहा है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है, तुम्हारा जूता कैसे फट गया, यानी चलने से घिसता पर तुम्हारा तो फटा है। यहाँ पर भी बार बार हरिशंकर प्रसाद जी फोटो को देखकर मानो प्रेमचंद जी से पूछ रहे हैं, मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। फिर उत्तर भी दे रहे हैं, शायद ये है कारण कि ऊपर से फटा है तो ठोकर मारने से फटा है। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया होगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन भी बनेगा, बेटा टीला शब्द किसका प्रतीक, कठिनाइयों का, संघर्षों का, मुसीबतों का प्रतीक है। यानी प्रेमचंद जी के माध्यम से ये बताया है कि कितनी कठिन परिस्थितियाँ जीवन में आई, उनका सामना करते हुए मानो आपका जूता घिसा नहीं, फट गया। यानी घिसता तो नीचे आप हार मान लेते, फटा सामने से, आपने सीधी टक्कर ली उस चीज़ से। और ये जूते के माध्यम से चीज़ें बता रहे हैं हरिशंकर प्रसाद जी, और उस पर आपने जूता आजमाया, यानी आपने वास्तविकता को स्वीकार करते हुए उस आगे बढ़ गए। आप उन चीज़ों से आप डरे नहीं, पीछे नहीं हटे, ठोकर मारकर जीवन में संघर्ष करते हुए आप आगे बढ़े हो।
तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो नहीं कर सकते थे। यानी आपने किसी चीज को सख्त को ठोकर मारी, दो भाव चले थे, तो आप साइड से भी जा सकते थे। कोई भारी चीज टीले को ना ठोकर ना मारने के बजाय आप साइड से निकल जाते। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़ी ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदल कर घूमकर भी तो चली जाती है। अब देखो एग्जाम्पल भी अच्छा दिया है हरिशंकर जी ने कि आप साइड से निकल जाते हैं, कठिन परिस्थितियों से आप बचकर भी तो निकल सकते, जरूरी थोड़ी है उनका सामना करे। जबकि प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में उसका डटकर सामना किया है। और एग्जाम्पल भी परसाई जी क्या दे रहे हैं कि नदियाँ सारी न फाड़ सॉरी पहाड़ फोड़ती है। देखो नदियाँ जो है वो पहाड़ से निकलती है बेटा, और पहाड़ से जब पानी नीचे आता गिरता हुआ तो पत्थर टूटते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो कह रही सारी नदियाँ तो नहीं फोड़ती है पहाड़, कुछ नीचे से निकलती है तो उनसे पहाड़ नहीं कटता, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी चली जाती है और उससे पहाड़ यूं का यानी मुसीबत सख्त चीज़ वहीं की वहीं रह गई। जबकि तेज भाव तो खैर पत्थर को भी तोड़ देता है। तुम समझौता कर नहीं सके क्या, तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी। अब होरी का जो गोदान का करेक्टर था उसका फिर जिक्र कर दिया, क्योंकि उसने भी अपने जीवन में हार नहीं मानी होरी ने, क्योंकि उनकी रचना ही वास्तविकता के धरातल पर है बेटा। प्रेमचंद जी की गोदान जो उपन्यास है आपको पढ़ने को मिले तो बहुत अच्छा पढ़िए। तो उसका ही यहाँ पर कर दिया कि उसकी भी कमजोरी थी कि वो कभी हार ही नहीं माना। वही नेम धर्म वाली कमजोरी कि जो है मैं वैसा ही रहूंगा, मैं कभी झुकूंगा नहीं, मुझसे बताए चाहे कुछ भी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, यानी उसमें वो बंधा हुआ था। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी, यानी उससे आप आज़ाद होना चाहते थे। मुस्कुरा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, उससे मैं निकल जाऊंगा, यानी आपने उसको बंधन ना मानकर मुक्ति मानना है। उस मुस्कान के माध्यम से आप बता रहे हो तुम्हारी है पाव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ पाव की नहीं हाथ की नहीं पाव की अंगुली से इशारा करते हो। देखो ये तरीका है परसाई जी की रचना का प्रस्तुतिकरण। कहाँ से उन्होंने रचना उठाई, जूते से, प्रेमचंद जी के माध्यम से, जो हमारे लिए एक तरह से समाज के लिए आईना है, उदाहरण है कि हम उनको फॉलो करें। तो कह रहे हैं आप हाथ की उंगली से कर सकते थे पर आपने पैर की उंगली से इशारा किया, क्योंकि ये समाज बड़ा दिखावा पसंद है, उनको आप काबिल ही नहीं समझते, इसलिए पैर की उंगली से आप बताने की कोशिश कर रहे हो कि मैं तो जैसे भी हूँ, फटे हाल जूता है मेरा, फिर भी मैं खुश हूँ, आप तो फिर भी दिखावा पसंद हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो दिखावे के लिए, मैं वो नहीं करूँगा कभी। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ दिया। यानी लेखक का हर बार नया क्वेश्चन आंसर वो दे रहे हैं कि आपने उस चीज़ को हटाने की कोशिश की, इसलिए जूता आपने फाड़ लिया इस ठोकर को। मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। यानी तुम इस उंगली के माध्यम से समाज को या हमें क्या बताना चाहते हो, ये व्यंग है हम जैसे लोगों के लिए जो दिखावा पसंद है, उनको आप क्या कह रहे हो धरातल में जीव वास्तविकता के। और यह व्यंग मुस्कान भी बता रही चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो आप उसमें खुश रहो। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उस पर जो उंगली छिपाए हैं और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टिल्ले को बरका कर बाजू से निकल रहे हैं, यानी उससे बचकर बरका कर, यानी ऐसे लोगों पर भी तुम हंस रहे हो, या जो उंगली छुपा कर खिंचवाते हैं उन पर भी, या जैसे मेरा जूता घिस गया फिर भी मैं बदल ना रहा हूँ क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है और उसके लिए मैं अपना नुकसान उठा रहा हूँ। तो या बाजू से निकलने वाले लोगों के लिए कह रहा है, तुम कह रहे हो मैंने जो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया है, अंगुली बाहर निकल आई है पर पाँव बच गया है और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे। यानी आप अपना स्वयं का सम्मान गिरा रहे हो, अपने पैर को जोखिम दे रहे हो, वो किसका प्रतीक है। यानी इंसान अपने मन की बात ना सुनकर दूसरों को दिखावे के लिए वो चीज़ें करता है जो प्रेमचंद जी नहीं करते। वो पैर तो सुरक्षित है, लोग चाहे कुछ भी कहें, और परसाई जी कह रहे हैं मैं लोग चाहे कुछ नहीं कह सकते, पैर नीचे से जूता है ना, पैर के नीचे से फटा हुआ है, उनको पता ही नहीं है और उसके लिए वो सब नुकसान उठा रहे हैं। तो प्रेमचंद जी इन चीज़ों पर व्यंग करते हैं, इन्हीं के माध्यम से प्रेमचंद जी ने बताया। और अंत में कह रहे हैं मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी
व्यंग मुस्कान समझता हूँ। यानी तुम प्रेमचंद जी से कह रहे हैं तुम क्या बताना चाहते हो, हमें एक सीख दे रहे हो फटे जूते के माध्यम से भी, और उंगली का जो इशारा है वो भी बता रहे हैं हम जैसे लोगों के ऊपर कि आप तो मौका परस्त हो, दिखावा पसंद हो, अवसरवादी हो, वो मैं पसंद नहीं करता। मैं वास्तविक स्थिति में भी खुश हूँ, जो चाहे वो मेरी हालत खराब ही क्यों ना हो। और आप जो हो क्या करते हो, लोगों के आगे हंसने का दिखावा करते हो, जो अंदर से दुखी हो, मैं वो नहीं कर सकता। तो प्रेमचंद जी ने के माध्यम से प्रसाई जी ने बहुत अच्छा व्यंग लेख लिखा, हमारे सामने प्रस्तुत किया। आपका पाठ यहाँ पर पूरा होता है, कंप्लीट होता है बेटा।